हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय SR शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक की जो हमारी चर्चा हुई इन क्लासों के अंदर वो ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को लेकर, उत्तर के विशाल मैदान को लेकर और प्रायद्वीपीय पठारों को लेकर, जिसमें प्रायद्वीपीय पठारों को हमने अलग-अलग पहाड़ी और पठारी दो रूपों में विभाजन करके इसमें देखा है कि पहाड़ी वालों में अरावली है, विंध्याचल है, अजंता है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, राजपीपला है, माध्य है, मैकाल है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार है और उधर मालदा प्रदेश के द्वारा मेघालय का पठार है, वो अलग हुआ है। इसके बाद में भौतिक प्रदेशों के बाद में जो अपना अगला जो भौतिक प्रदेश आता है वो आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान वो है जो पठारी प्रायद्वीपीय पठार था उसके दोनों तरफ, तट की तरफ जो भी मैदान बने हैं उनको कहा जाता है तटीय मैदान। इन मैदानों की कुछ विशेषताएं वो क्या क्या है कि कई मैदानों का निर्माण तो हुआ है नदियों द्वारा अवसाद बिछाने से, कई मैदानों का निर्माण हुआ है जल स्थल का उत्थान होने से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस दिशा में या जिस पूर्व या पश्चिम में दोनों तटीय मैदानों में देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदानों में नदियां अधिकतर अवसाद लेके जाती है और अवसाद जमा करने से वहां पे जो समुद्र के अंदर जो अपना अवसाद घेरती है तो वहां पे जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो काफी दूर तक हुआ है। पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर इतनी बड़ी नदियां है नहीं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की यार हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो पश्चिमी तरफ क्या है कि नदियां का प्रवाह कम होने के कारण वहां पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम में जो भी मैदान बने हैं वो समुद्र तलीय जो जमीन है उसके उत्थान से बने हैं। पश्चिमी दिशा की बात करते हैं, पश्चिमी पठारों के मैदानों की बात करते हैं तो उनके अंदर जो भी मैदान है उनकी जो चौड़ाई है वो कम है और पूर्वी वाले तटीय मैदान उनकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। पश्चिम वाले जो मैदान है इनकी जो चौड़ाई की बात करें 30 से 40 किलोमीटर तक है। अधिकतम बात करें तो इनकी जो चौड़ाई की बात करते हैं वो 65 किलोमीटर तक है, जहां पे जैसे मान लो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां साथ जाके घेरती है और वहां पे जो मैदानों का निर्माण कर रही है तो वहां पे कुछ ये 65 किलोमीटर तक या न्यूनतम इसकी औसत की बात करें 30 से 40 किलोमीटर तक चौड़ा है। बात करें पूर्वी तटीय मैदान, ये 350 से 400 किलोमीटर तक क्या चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, महानदी ऐसी नदियां अपने साथ में जो अवसाद लेके जाती है समुद्र में घेरती है तो वहां पर क्या है कि मैदानों का विस्तार क्या है काफी दूरी तक हो गया है। पश्चिमी तटीय मैदानों की बात करते हैं तो इनमें देखिए इनकी औसत ऊंचाई 180 मीटर तक है और इन जो मैदान है पश्चिमी तटीय जो मैदान है इनकी तो चौड़ाई क्या है, कम है, यानी कि इनका विस्तार कम हुआ है और आगे भी इनका विस्तार कम ही होगा। अधिकतर नदियां पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने के कारण इधर का जो मैदान है वो दिन प्रतिदिन आगे की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि जो तटीय मैदान है इनकी विशेषताएं क्या क्या है। अगला जो हमारे पास में पार्टीशन आ रहा है 4 नंबर पे जो भौतिक स्वरूप है वो आ रहा है क्या, कौन सा, तटीय मैदान। इन मैदानों का जो निर्माण है वो दो क्रियाओं से हुआ है, एक तो उत्थान और एक नदियों द्वारा। नदियां क्या करती है अपने साथ में जो भी अवसाद लेके जाती है और जहां पे समुद्र में ये मिलती है तो वहां पे अपना अवसाद उड़ेल देती है। धीरे धीरे इससे क्या होता है कि वहां पे एक मैदान का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी जलमग्न क्षेत्र है या आगे स्थल है तो यहाँ पे अगर कोई भी भूमि है अगर उसका उत्थान हो रहा है, अगर ये जल के बाहर आ रहे तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैदानों का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ वैसे कोई जरूरी नहीं कि मैदानों का ही हो, यहाँ पे कुछ द्वीप का भी हो सकता है, कुछ द्वीपों का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है। इसके बाद में देखते हैं कि इनके औसत जो मैदान है तो पूर्वी तटीय जो मैदान है उनका जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा जो अवसाद लाके घेरे गए हैं उससे हुआ है और पश्चिमी तटीय जो मैदान है उनका हुआ है उत्थान से। इनको डिटेल से देखते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान है और यहां पे पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदानों की चौड़ाई की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के बाद में इसका जो क्षेत्र आता है, ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पश्चिम में जो भी ये मैदान क्षेत्र है तो इनकी बात करें इनकी चौड़ाई कितनी, इनकी चौड़ाई औसत 30 से 40
किलोमीटर में इनका क्या विस्तार है। अधिकतम की बात करते हैं, जहां पे नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं अपना अवसाद लाके घेरती है, तो वहां पे इसकी अधिकतम जो चौड़ाई है वो हो जाती है कितनी, 65 किलोमीटर तक। इस पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई कितनी, इसकी औसत ऊंचाई 180 मीटर तक। निर्माण हुआ इसका अधिकतर उत्थान से। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानों की, तो इनका जो विस्तार है, पूर्वी तटीय मैदानों का जो विस्तार है वह है लगभग 300 से 350 किलोमीटर में क्या चौड़ा है। इनका जो निर्माण हुआ इस मैदानों का, तो वो है किससे, अवसाद, नदियों द्वारा जो अवसाद लाके यहाँ पे घेरे गए, उन अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा डाले गए अवसाद से। ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार के दोनों तरफ के जो मैदान बने हैं उनमें देखते हैं पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं तो वह 30 से 40 किलोमीटर तक, ऊंचाई की बात करते हैं 180 मीटर तक, और इसकी औसत जो चौड़ाई है इससे ज्यादा अगर देखते हैं जहाँ पे नर्मदा और जो ताप्तियां हैं, ताप्ती जो नदियां जो ब्रंश बनाते हुए जो नहीं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार से निकल के आती है, तो जहां पे अपना अवसाद डालती है वहां पे इसकी अधिकतम चौड़ाई हो जाती है कितनी, 65 किलोमीटर तक। पूर्वी तट की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 से 350 किलोमीटर चौड़ा है। नदियों द्वारा जो अवसाद डाले गए उन अवसादों से इस मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे इसमें कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, इन नदियों द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, अवसाद डाले गए हैं। अब इसमें हम उदाहरण ये देखते हैं कि इन मैदानों में जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी औसत चौड़ाई तो 300 से 350, और अधिकतम की बात करते हैं तो अधिकतम इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर तक की बात करते हैं। ये जो तटीय मैदान है ये तो क्या है, सकड़ा, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये क्या है, चौड़ा। पूर्व की साइड में जो भी नदियां प्रवाहित हो रही है वो अधिकतर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट के सकड़ा रहने का कारण ये है कि यहाँ पे जो भी नदियां प्रवाहित हो रही है वैसे तो बहती भी कम है, और जो भी नदियां बह रही है वो डेल्टा नहीं बनाती है, जिस कारण ये जो पश्चिमी तटीय जो मैदान है उनका विस्तार क्या हुआ है, कम हुआ है। पूर्वी तट का विस्तार क्या ज्यादा हुआ है। जो नदियां अवसाद लेके जाती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी बिछाती है, तो जो भी मैदानी क्षेत्र है इनको अन्न भंडार भी कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु का तंजौर या तंजावर, ये जो क्षेत्र है इसको दक्षिण का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसको दक्षिण का अन्न भंडार भी क्या कहा जाता है, दक्षिण का अन्न भंडार। दक्षिण का अन्न भंडार भी से कहा जाता है किसको, तंजावर को। और इसमें हम ये प्रूफ देखते हैं कि इन नदियों द्वारा जो अवसाद लाके डाले गए हैं जिससे इस मैदानों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो नदी, कोलेरू नदी, कौन सी नदी, कोलेरू नदी, मैदानों का विस्तार की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया है इससे मैदानों का निर्माण हो रहा है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण ये है कि जो कोलेरू झील है कृष्णा और जो गोदावरी नदी के मध्य, वो किसी समय तट पे हुआ करती थी, लेकिन आज नदियों द्वारा अवसाद लाने के कारण उस झील को लेगून झील, यानी कि जो समुद्री हिस्सा है इसी का जो लेगून झील बनी है वो अभी वर्तमान में काफी अंदर तक है। तो इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि जो भी नदियों द्वारा अवसाद लाया जा रहा है जिससे समुद्र के अंदर अधिक जमाव करने से इसका मैदानों का निर्माण कर रही है कौन, नदियों द्वारा अवसाद से। तो बात करते हैं इसका उदाहरण है, यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी और जो कृष्णा नदी है, यहाँ पर जो तट है कोई समय जो कोलेरू झील है ये तट पर हुआ करती थी, लेकिन कृष्णा और जो गोदावरी कृष्णा जो नदियां इनके द्वारा अवसाद लाके जमा करने से ये जो अभी वर्तमान में जो झील है वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो अब हम बात करते हैं अगली इसके बाद में कि जो अन्न के भंडार भी, जो मैदानी तटीय मैदान उसको अन्न का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर अवसाद मिट्टियों द्वारा अवसाद लगे जमा कर दिया जाता है जिससे जलोढ़ प्रकार की मिट्टी बनती है। इसका उदाहरण जो तमिलनाडु का तंजावुर है या तंजौर है वो भी हमारे सामने देखने को उदाहरण मिलता है कि दक्षिण का जो अन्न भंडार है वो भी तंजावुर को कहा जाता है।
नदियों द्वारा अवसाद से मैदानों का निर्माण हो रहा है, ये कोलेरो झील से हमें इसका उदाहरण मिलता है। पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, नदियों द्वारा अवसाद नहीं डाला जाता है, इसका ढाल है जो पूर्व की ओर होने के कारण पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र उनका विस्तार क्या है, कम है। इधर की बात करें पूर्वी का अधिकतर नदियां प्रवाहित होती है जिसके कारण अवसाद ला के डाला जाता है, जिससे इनका विस्तार क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो ये तटीय मैदान है इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहले देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, इसका जो तट है इसको किस किस नाम से जाना जाता है। जो मैदानी क्षेत्र है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे गुजरात में जो पश्चिमी तटीय मैदान इसको कहा जाता है काठियावाड़, काठियावाड़ का तट। कहां कहा जाता है? गुजरात में काठियावाड़ का तट। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र और गोवा में, बात करते हैं इसकी कौन से तट की? पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। फिर बात करते हैं कर्नाटक के अंदर इसे कौन सा कहा जाता है? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। महाराष्ट्र में और गोवा में किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। गुजरात में बात करते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ के नाम से। और जो कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अब जो बचा हमारे पास में जो केरल है, यहां पर जाना जाता है मालाबार तट। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय जो मैदानी क्षेत्र है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट और केरल के अंदर मालाबार तट। अब बात करते हैं जो पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र इसको किस किस नामों से जाना जाता है। पहले जाना जाता है इसको उत्तरी सरकार तट, जो कि कृष्णा नदी से, जो कृष्णा नदी हमारी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी से इसका जो क्षेत्र है वह उत्तर में जो स्वर्णरेखा जो नदी है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी तक इस तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसी के दो पार्टीशन देखते हैं कि इस तट को उड़ीसा के अंदर जो है, इसमें उड़ीसा में या इसके उत्तरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वह है उत्कल के नाम से, उत्कल तट के नाम से। और फिर जो शेष रहा इसको जाना जाता है काकीनाडा, काकीनाडा के तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार के दो भाग हो गए, उत्कल तट और नीचे वाला काकीनाडा तट। अब बात करते हैं जो कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? इस तट को जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। ठीक है, जो कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु के राज्य तक है, जो जिसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तक। इस कोरोमंडल तट की एक विशेषता है कि लौटता हुआ मानसून है उससे वर्षा जो है किस कोरोमंडल तट में होती है। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन जो वर्षा है वो किस तट पे होती है? तो कोरोमंडल या मालाबार तट। तो किस पे होती है? कोरोमंडल तट पे। मानसूनी वर्षा की बात करते तो किस तट पे होती है? मालाबार तट के ऊपर होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये तटीय मैदान है इसमें कुछ लेंगून पाया जाता है। लेंगून यानी कि जो झीलें हैं, जो समुद्र का भाग है लेकिन अवसाद नदियों द्वारा अवसाद लाने के कारण जो झीलें हैं वो अंदर की तरफ हो गई, तो उन झीलों को किस किस नाम से जाना जाता है? ये हो गए इस तटों के नाम। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है? केरल का तट का नाम क्या है? इनका या तो पूछेगा क्रम, या इनसे पश्चिम के पूछेगा तो एक पूर्व का देगा, पूर्व वाले पूछेगा तो एक पश्चिम का देगा। इनका क्रम और इन किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है ये इसका पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगली जो बात करते हैं इसके अंदर जो लेंगुन जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
जैसे लेगुन जिलों में बात करते हैं तो उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर जो झील है उसका नाम है चिल्का। ये जो झील है ये सबसे बड़ी लेगुन झील है। कौन सी झील? चिल्का झील। आगे बात करते हैं कृष्णा और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी और कृष्णा, इन नदियों के मध्य जो लेगुन झील है उसका नाम है कोलेरू। ठीक है, कौन सी झील है? कोलेरू। और फिर इसके दक्षिण में चलते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वो है कौन सी? पुलिकट। ये तो है आंध्र प्रदेश में, ये है आंध्र प्रदेश में, ये भी उत्तरी आंध्र प्रदेश में। और जो उड़ीसा इसके दक्षिणी क्षेत्र में। तो कौन कौन सी हो गई? पूर्वी पे चिल्का सबसे बड़ी लेगून, कोलेरू और पुलिकट। अब बात करते हैं केरल के अंदर जो भी झीलें हैं या जो पश्चिम जल है, बैक वाटर है, उसको नाम कयाल के नाम से जाना जाता है। तो केरल के अंदर दो प्रसिद्ध कयाल है, एक तो है अष्टमुडी, एक है बेम्बनाद, जिसे किस नाम से जाना जाता है केरल के अंदर? कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल के अंदर दो है लेगून जिले, कौन कौन सी है? बेम्बनाद और अष्टमुडी। ठीक है, ये तो है बेम्बनाद और अष्टमुडी। और यहाँ पे जो तट कौन सा है? मालाबार तट पाया जाता है। इस पश्चिमी जो तटीय मैदान इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बेमनाथ जो झील है, वो लेंगुन झील है, वो दो है केरल के अंदर, अष्टमुडी और बेमनाथ। इन दोनों को है केरल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनका जो तटीय सीमा है इन दोनों की, इन पे कुछ द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों की भी चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे अलिया बेट है, महाराष्ट्र के अंदर साल सेट और एलिफेंट जो द्वीप है, इन द्वीपों की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले इसको फिनिश कर देते हैं। अब जो तटीय मैदान है इनमें कुछ द्वीप पाए जाते हैं इनके किनारों पर। ठीक है, तो इन द्वीपों की चर्चा करते हैं तो पहले देखते हैं कि गुजरात है, जिसमें जो द्वीप है उनका नाम है अलिया बेट। पहला, गुजरात के अंदर पहला है अलिया बेट और दूसरा है खड़िया बेट। अलिया बेट और खड़िया बेट। ठीक है, कहां पे हो गई? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर दो द्वीप हुए हैं, अलिया बेट और खड़िया बेट। फिर अगली बात करते हैं जो महाराष्ट्र है, इसमें साल सेट पहला, जो अलिया बेट और खड़िया बेट के दक्षिण में बात करते हैं तो साल सेट, और अगला जो है वो है एलिफेंट। अलिया बेट, खड़िया बेट, साल सेट और एलिफेंट, यहां कहां तक हो गए? महाराष्ट्र तक। अब बात करते हैं उड़ीसा में, तो इसमें है व्हीलर द्वीप। कहां पे है व्हीलर द्वीप? उड़ीसा के अंदर है। जो ये व्हीलर द्वीप है इसका नाम परिवर्तन करके एपीजे अब्दुल कलाम इसका नाम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम भी नाम कर दिया गया है। इस जो व्हीलर द्वीप, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर जो द्वीप है इस प्रकार ही है कि यहाँ पे मिसाइलों का जो परीक्षण है वो किया जाता है। किसका? मिसाइलों का। मिसाइलों का परीक्षण किस द्वीप पर किया जाता है? व्हीलर द्वीप पर। इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। इसको किस नाम इस पर कार्य किया जाता है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में अगली जो बात करते हैं वो कौन सा है? श्री हरिकोटा।
श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह आता है आंध्र प्रदेश में। कहां पे आता है ये? आंध्र प्रदेश में आता है। और यहां पर जो कार्य है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य यहां पे किया जाता है। किस द्वीप पे? श्रीहरिकोटा द्वीप पे भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, यहां पर जो उपग्रह है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये जाते हैं किसको द्वीप से? श्रीहरिकोटा द्वीप से। व्हीलर द्वीप की बात करते हैं, नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। और ये जो द्वीप है यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और अंतरिक्ष में जो अनुसंधान है, जो उपग्रह है प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो किस द्वीप से होते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप से होते हैं, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर है यहाँ पे ये स्थित है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर जो द्वीप है, ठीक है, इनके जो द्वीपों की श्रृंखला है इसको नाम जाता है रामेश्वरम। यहाँ पे रामेश्वरम या धनुष कोडी, और एक है पाम्बन। यहां पर आता है क्या? श्रीलंका। क्या आता है यहाँ पे? श्रीलंका। जो तमिलनाडु के जो टच में है उस द्वीप का नाम है रामेश्वरम या धनुषकोडी। इसके बीच में थोड़ी सी जगह है जिसका नाम, जिसमें पाक जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। नीचे वाला जो द्वीप है इसका नाम है पाम्बन। ठीक है, इधर की बात करते हैं, यहां पे है मन्नार की खाड़ी। यहां पे था मन्नार की खाड़ी। और इसके उत्तर में बात करते हैं तो यहां पर जो क्षेत्र है इसको पाम्बन द्वीप और रामेश्वर द्वीप के मध्य जो जलीय क्षेत्र, इन दोनों को मिलाने वाले, इसको किस नाम से जाना गया है? पाक जलसंधि। किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया है? पाक जलसंधि के नाम से जाना गया है। उत्तर में जो बात करते हैं जलीय क्षेत्र है, इसको, इस क्षेत्र को नाम दिया गया है पाक जल क्षेत्र। पाक, मन्नार की खाड़ी इधर, पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला जो जलसंधि है उसको नाम दिया गया पाक जलसंधि, जो कि तमिलनाडु का जो रामेश्वरम या धनुषकोडी जो द्वीप है और जो अगला जो द्वीप है पाम्बन, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा जलसंधि है? पाक जलसंधि। इसके बारे में बात करते हैं कि जो यहाँ पे राम सेतु जो पुल बना हुआ है, इस राम सेतु पुल को वर्तमान में पहले इसको तोड़ने की जो योजना बनाई गई थी कि यहाँ पे जलीय क्षेत्र है इसका, या जो जहाजों के लिए जो रास्ता है वो सीधा हो जाए, तो वर्तमान में इस जो राम सेतु जो योजना है, कौन सी? राम सेतु योजना। भारत और श्रीलंका के मध्य जो ये पुल है, आदम का पुल, इसको सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम योजना के तहत इसको तोड़ने का कार्य करना था कि जहाजों के लिए जो रास्ता है वो सीधा हो जाए। योजना कौन सी थी? सेतु समुद्रम। और पुल कौन सा था? आदम का पुल, जो कि राम सेतु के नाम से भी जिसे हम जानते हैं कि हनुमान जी ने सीता की जो खोज की थी उस समय इसको बनाया था। तो इस आदम के पुल को तोड़ने की योजना थी सेतु समुद्रम, जिसको अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ये योजना थी इस जो आदम का पुल, इसको तोड़कर यहाँ पे जहाजों का परिवहन करवाने के लिए। तो ऊपर में पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी, ऊपर रामेश्वरम, नीचे पाबन जो द्वीप है, इनके मध्य जो जलसंधि है उसका नाम है क्या? पाक जलसंधि। इतनी चर्चा होने के बाद इसमें हम देखते हैं जो तटीय क्षेत्र है इसमें जो बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं। तो बंदरगाहों की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो भी बंदरगाह है इनकी। सबसे पहले गुजरात में बात करते हैं तो यहां पर है कौन सा? कांडला। जब राजस्थान जोग्राफी पढ़ते हैं तभी कांडला का नाम बहुत बार आता है, क्योंकि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो किसका है? किस राज्य में? गुजरात में।
गुजरात के बाद में हम बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो जो दो बंदरगाह है, पहला तो कौन सा है, मुंबई, दूसरा है नहावा सोवा। ठीक है, महाराष्ट्र में दो है, मुंबई और नहावा सोवा। अगली बात करते हैं, गुजरात में है मारमा गोवा। कहां पे, गोवा में बात करते हैं, कौन सा है, मारमा गोवा। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो मुंबई और नावा सोवा दो बंदरगाह है। गुजरात में बात करते हैं तो कौन सा है, मारमा गोवा। और अगली बात करते हैं कर्नाटक की, यहां पे न्यू मंगलोर। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, न्यू मंगलोर। और अगली जो बात करते हैं केरल, केरल में कौन सा, कोचीन। अब बात करते हैं तमिलनाडु में, दक्षिणतम जो बंदरगाह है वह कौन सा, एन्याम। कौन सा है दक्षिण वाला, एन्याम बंदरगाह है। इधर कौन सा है, कोची। और दक्षिण सबसे जो दक्षिण में है, जो नया बंदरगाह तमिलनाडु का, कौन सा है, एन्याम। जो नया बंदरगाह है वह कौन सा है, एन्याम, जो कि दक्षिण में भी है। फिर बात करते हैं इसमें जो है एन्नोर, तमिलनाडु का जो उत्तरतम है जो बंदरगाह, कौन सा है, एन्योर। फिर है अगला है चेन्नई, फिर है तूतीकोरिन। एन्याम, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्याम। एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्याम, ये जो चार बंदरगाह है वो किसके हैं, तमिलनाडु के। तमिलनाडु का सबसे जो दक्षिणतम बंदरगाह है वो कौन सा है, एन्याम। या भारत की बात करते हैं, दक्षिणतम जो बंदरगाह कौन सा, एन्याम। इसके जस्ट आगे जो है केरल की सीमा लग जाती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है वो महत्वपूर्ण जो तीन बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, पहला कौन सा है, विशाखापट्टनम। फिर इसी के नाम पे दूसरा अगला है मछलीपट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम। और अगला ही पट्टनम और है, वह कौन सा है, कृष्णापट्टनम। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और कृष्णापट्टनम, ये तीन बंदरगाह किसके हैं, आंध्र प्रदेश के। फिर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में है पारादीप। उड़ीसा में कौन सा गया, पारादीप। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम। तमिलनाडु का एन्योर, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्याम। एन्याम जो है कि सबसे दक्षिणतम है और नया बंदरगाह है। अब बात करते हैं इधर पश्चिम बंगाल के अंदर जो दो बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल है, इनमें एक तो है कौन सा, हल्दिया और कोलकाता। कोलकाता और हल्दिया, पश्चिम बंगाल के दो गए, कोलकाता और हल्दिया। और नीचे पारादीप उड़ीसा का, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्याम, ये किसके पूरी जो मैदानी क्षेत्र है, इनके जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो बंदरगाह है ये कौन सा, पूर्वी क्षेत्र के। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्याम। बात करते हैं पश्चिमी तट वालों की तो कांडला है, मुंबई है, नावाशोवा है, मार्मा गोवा है, न्यू मंगलोर और कोची है। ठीक, केरला का कौन सा है, कोची है। इनके बाद में बात करते हैं जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह, इसके सामने डॉल्फिन, कौन सी, डॉल्फिन नामक जो चट्टान है, विशाखापट्टनम के सामने जो डॉल्फिन नामक चट्टान है, इसके मौजूद होने के कारण जो विशाखापट्टनम में जो समुद्री तूफान आते हैं, इससे इसकी क्या होती है, रक्षा होती है। किसकी, विशाखापट्टनम बंदरगाह की। इससे डॉल्फिन नामक तो पहाड़ी चट्टान है, इससे विशाखापट्टनम की क्या होती है, रक्षा होती है।
तो जो बंदरगाह हमारे सामने कौन कौन से हैं? कांडला, मुंबई, नावासोवा, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन, एन्यम, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, कृष्णपट्टनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ये जो हमारे जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है वो इस प्रकार है। अब जो हमारी यहां तक की जो चर्चा हुई है वो हुई है जो तटीय मैदान है, इनमें जो द्वीप है, तटीय मैदानों किन किन राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है, बंदरगाह कौन कौन से हैं, और यहाँ पे जो झीलें हैं जैसे कि चिल्का है, कोलेरू है, कयाल जो झीलें जिसको केरल के अंदर बेम्बेन तो अष्टमुदी के नाम से जाना जाता है, ये कुछ झीलें थी जो कि तटीय समय तटीय क्षेत्र में हुआ करती थी, लेकिन नदियों द्वारा अवसाद लाने से कारण ये जो अभी वर्तमान में जो झीलें हैं, लेगुन झीलें, वो काफी अंदर तक है। लेगुन का मतलब ये होता है कि जो जलीय क्षेत्र या जो समुद्री क्षेत्र जो अवसादों द्वारा वर्तमान में उससे अलग हो गया है, तो वो कौन से लेगुन। और एक आती है गोखुर झीलें। तो गोखुर झीलें वो है कि जो नदियां है प्रौढ़ावस्था या वर्धावस्था में जो विसर्प बनाती है, इसे विसर्प बनाते हुए चलती है, तो एक दिन ये अधिकतर विसर्प बनाते हुए जब चलती है तो ये जो क्षेत्र है एक दिन वापस क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो नदी वापस इस विसर्प में नहीं घूमकर सीधी प्रवाहित होने लग जाती है, और इस घुमाव में जो जल बचा हुआ रहता है वो जल किस नाम से जाना जाता है? गोखुर झीलों के नाम से जाना जाता है। तो गोखुर झीलें तो बनती है किसी की नदी के विसर्पाकार जो आकार में बहती है, उससे जो शेष बचा हुआ विसर्प में जो या उसका जो प्रौढ़ावस्था है वर्धावस्था में जो नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जल बचा हुआ रहता है जिससे जो झील बनती है वो तो कौन सी? गोखुर। और लेगुन झीलें जो है जो तटीय क्षेत्र है, इसमें अगर नदियां अवसाद लागी घेर तो जैसे मान लीजिए ये जो जल है ये इस नदियों के अवसाद से शेष बच गया, और आगे इस नदियों ने क्या किया, वहां पे अवसाद डाल के वापस स्थल का निर्माण कर दिया गया। तो ये जो जल पीछे बचा है इसका नाम क्या है? लेगुन। या कौन सी झीलें कहलाएगी? लेगुन झीलें। और गोखुर झीलें नदी द्वारा विसर्प करते हुए जो आगे प्रवाहित हो रही है, और इस विसर्प में जो जल शेष रह जाता है इसको नाम दिया जाता है गोखुर झीलें। यहाँ तक की जो हमारी चर्चा है वो पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानों की बात कंप्लीट हुई है। अगला जो हमारा पार्टीशन है वो रहेगा किसको? द्वीप समूहों को लेकर। नमस्कार।